तो बॉटनी में स्टील का संबंध होता है, एक ग्रीक भाषा का शब्द है, इसका मतलब होता है रम, ग्रीक भाषा का एक शब्द है। और स्तंभ पिलर, तो स्टीलर सिद्धांत का प्रतिपादन बाल्टिंगम और डोलियट ने किया था। तो इसी के अनुसार कॉर्टेक्स और स्टील प्रोरो के मेन अंग होते हैं। तो निम्न प्रकार की टेरिडोफाइटम स्टील्स पाई जाती है। एक तो होती है प्रोटो स्टील, दूसरी होती है हैप्लो, तीसरी होती है एक्टिनो और प्लेक्टो और मिक्स्ड प्रोटो स्टील। तो इस तरीके से ये जो प्रोटो स्टील होती है ये बहुत सबसे साधारण स्टील कही जाती है। इसमें केंद्रीय कोर जाइलम जो होता है चारों ओर से फ्लोएम को पेरिसाइकिल एवं अंतस्त्वचा के द्वारा घेरे रहता है और ये सबसे साधारण मानी जाती है प्रोटो स्टील और आधारीय होती है। दूसरा कह रहे हैं प्रोटो स्टील में पार्ट क्या है इसके, तो प्रोटो स्टील को हैप्लो स्टील में, एक्टिनो स्टील में, प्लेक्टो स्टील में और मिक्स्ड स्टील में डिवाइड किया गया है। तो हैप्लो क्या है, HAP और M इन चारों में बांट लो, हैप्लो, एक्टिनो, प्लेक्टो और मिक्स्ड। तो हैप्लो में स्टील में केंद्रीय ठोस जाइलम चारों ओर से फ्लोएम को घेरे रहता है। एक्टिनो में केंद्रीय जाइलम रेडिएटिंग रिब्स में बटा होने के कारण एक तारे जैसा दिखता है और प्लेक्टो में जाइलम प्लेट्स के समान कुछ भागों में विभाजित हो जाता है। और प्लेक्टो का उदाहरण लाइकोपोडियम है, लाइकोपोडियम का बॉल्बूबाइल, और एक्टिनो का लाइकोपोडियम सिरेटम। और तीसरा है, और मिक्स्ड प्रोटीन में क्या होता है, जाइलम छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित होकर के फ्लोएम में फैल जाता है। और ये तो हो गई पहला वाला पार्ट इसका प्रोटो स्टील का। दूसरा पार्ट जो है साइफोनो स्टील का, तो ये खोखले वाहिनी के मध्य में पित्त में पाया जाता है। वास्तव में साइफोनो स्टील रूपांतरित पित्तयुक्त प्रोटो स्टील है, ठीक है। और ये साइफोनो स्टील भी एक्टोफ्लोइक, दूसरा एम्फीफ्लोइक, ठीक, इनमें बटा होता है, और तीसरा है यूस्टीलिक में बटा होता है। तो ये हो गई दो तरीके की स्टील हो गई थी, प्रोटो स्टील हो गई थी और दूसरी साइफोनो स्टील हो गई, और तीसरी स्टील जो है यूस्टीलिक सोलेनो स्टील है, और चौथी डिक्टियो स्टील है। तो सोलेनो स्टील जो है ये फर्न में, ठीक है, यानी कि स्टील में एक लीफ गैप होता है इसमें, जैसे फर्न में होता है। और डिक्टियो स्टील भी सोलेनो स्टील का ही एक रूपांतरण है, और इसमें स्टील में लीफ गैप होते हैं। इसमें स्टील कुछ छोटे छोटे भागों में विभाजित हो जाती है, जिसे मैरी स्टील कहते हैं। और मैरी स्टील की वैसे रचना तो प्रोटो स्टील से मिलती हुई होती है, इसलिए ये उच्च श्रेणी के फर्न माने जाते हैं। और पांचवी जो पॉलीसाइक्लिक स्टील है, तो पांचवी जो पॉलीसाइक्लिक स्टील है, इसमें स्टील टेरिडियम एक्विलाइन में पाई जाती है। तो एक प्रकार के वलय में विनरस होती है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ जाता है। और इसके बाद में जो दूसरा पार्ट है इसका इम्पोर्टेंट था थोड़ा सा, आप समझ लीजिए कि जिम्नोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म के बारे में आप थोड़ा सा समझ लीजिए आखिर क्या है ये। तो जिम्नोस्पर्म वो हैं प्लांट्स, बहुत बड़ा समुदाय है, जीवित और फॉसिल्स दोनों प्रकार के इसमें आते हैं। और इस बारे में फॉसिल भी आते हैं, इसलिए इसके कारण इसमें विवाद हो गया कि फॉसिल का तो अलग अध्ययन है। तो फिर भी बेंथम ने इसमें बताया कि जिम्नोस्पर्म को 3 भागों में बांटा है, साइकाडेसी में, निटेसी और कोनीफेरेसी। तो बेंथम और हुकर कह रहे हैं कि साइकाडेसी है, निटेसी में है और कोनीफेरेसी में। एंगलर कह रहे हैं साइकेडोफिलेकेल्स में है, साइक्लेडेल्स में है, बेनिटाइटेल्स में है, कोरिडिटेल्स में है, जिंकोगिल्स में है, कोनीफेरेल्स में है और निटेल्स में। तो इस तरीके से इसे बांटने की कोशिश की।
ये संसार के अधिकांश हिस्सों में पाया जाता है। सबसे अधिक उपयोग इसका लकड़ी के रूप में होता है और इसका साइट्रस देवदार का प्लांट जो है लकड़ी और पाइनस की जातियों में पाई जाती है। और साइकस जो है रिवोल्यूटा पौधे के तने की मज्जा जो होती है, इसका आर्थिक महत्व, साइकस रिवोल्यूटा जो पौधा होता है इसका तने की मज्जा में स्टार्च प्रचुर मात्रा में होता है और इसका प्रयोग साबुदाने के प्रयोग में भी होता है। और साइकस की पेक्टिनाटा और साइकस सिरसिनेलिस की नवजात पत्तियाँ असम की कई जनजातियाँ इसकी सब्जी बना के खाती हैं। और इसके फलों में बहुत अधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। और साइकस का सर्सिनेलिस के बीज द्वारा बनाए गए आटे का प्रयोग लोग दक्षिण में मलाबार के निवासी केक बनाने में करते हैं। तो इसमें आप साइकस भी देखेंगे। सो जिम्नोस्पर्म, अगर साइकस के बारे में आता तो आप समझ जाइए कि जिम्नोस्पर्म के बारे में बात हो रही है, पाइनस के बारे में बात हो रही है, फिट्रा के बारे में बात हो रही है। और इसमें बहुत भ्रूणता भी है, पॉली एम्ब्रायोनोलॉजी है और साइकस भी इसमें है। और कुछ पार्ट में आपको थोड़ा सा एक आउटलाइन दे रहा हूँ। पूरा वनस्पति विज्ञान के बारे में ये पैलियोबॉटनी जिसे कहते हैं हम, तो आखिर पैलियोबॉटनी आपके सिलेबस में है। तो पैलियोबॉटनी को आप समझ लीजिए कि आखिर ये क्या है। तो पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर के वर्तमान तक हुए जो भूभौतिक परिवर्तन है, जितने वैज्ञानिक परिवर्तन हो रहे हैं ज़मीन के अंदर, जलवायु से, वातावरण से, एनवायरनमेंट से, उस समय जो जीवन था, पौधे थे, जीव जंतु थे, सभी प्रभावित होते रहे हैं। पृथ्वी के इतिहास में जो भी वैज्ञानिकों ने काल के क्रमानुसार एक सारणी में से तालिकाबद्ध किया था। और भूगर्भीय समय सारणी और भूवैज्ञानिक समय सारणी यानी जियोलॉजिकल टाइम टेबल इसे भी कहा जाता है। तो सबसे पहले गियोवानी आर्डियोना ने 1760 में ये भूगर्भीय समय सारणी को 3 भागों में बांटा था। तो पहला उन्होंने कहा महाकल्प, द्वितीय महाकल्प और तृतीय महाकल्प में इसे डिवाइड कर दिया, महाकल्प में बांटा था। आज के समय में सबसे ज़्यादा मान्य जो है वो अमेरिकी भूगर्भीय समिति का द्वारा स्वीकृत किया हुआ एक सारणी है। ये 5 इकाइयों में बटी हुई है। इनको महाकल्प भी कहा जाता है, महाकल्प कहा जाता है। और ये महाकल्प सबसे अधिक समयवादी वाले माने जाते हैं। और महाकल्पों को छोटे छोटे लेकिन युगों में बांट दिया है। और चट्टानों के बारे में आप समझ लीजिए कि इसमें चट्टानों का भी अध्ययन होता है। जैसे इकाई 10 लाख वर्ष है समय सारणी में, इन्होंने एज मानी है 10 लाख वर्ष की। तो चट्टानों की आयु निर्धारित करने के लिए रेडियोमेट्रिक टेक्निक का उपयोग इसमें किया गया है। अच्छा, तो ये पूछा जा सकता है। और एक है अर्धवायु लाइफ। तो प्रक्रिया की दर में जो भी परिवर्तन से तत्वांतरण हुआ है, म्यूटेशन हुआ है, तो इससे बहुत सारी चीज़ें परिवर्तित भी रही हैं। जितने समय में किसी रेडियोधर्मी तत्व की मात्रा ट्रांसम्यूटेशन के बाद आधी रह जाती तो उस तत्व को उसकी अर्ध आयु कहते हैं। जैसे यूरेनियम 238 और कार्बन 34 की अर्ध आयु क्रमशः 7100 लाख वर्ष और 5568 वर्ष है। इसी तरीके से अलग अलग चट्टानों की एब्सोल्यूट एज डिटर्मिनेशन किया गया है। और इसके अलावा इसे बहुत सारी चीज़ों में बांटा गया, तो वो मैं आगे आपको डिटेल्स बाद में बताऊंगा। इसके बारे में थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट तथ्य जो हैं, तो जीवाश्म में इसमें अध्ययन करते हैं। तो जीवाश्म के किसी सजीव शरीर या शरीर के शेष चिन्ह जो मिलते हैं प्राकृतिक कारणों से सुरक्षित रह जाते हैं, उन्हें चट्टानों में, प्राकृतिक चट्टानों में पाए जाते हैं। तो इसे हम जीवाश्मीकरण भी इसमें अध्ययन करते हैं। तो जीव या उसके विभिन्न अंगों के जीवाश्मों के रूप में परिरक्षित होने की प्रक्रिया को ही जीवाश्मी भवन कहते हैं, जीवाश्मीकरण भी कहते हैं। फॉसिल शब्द जो है, इसको इंग्लिश में फॉसिल कह रहे हैं। लैटिन भाषा का शब्द फॉडर से लिया गया था, जिसका अर्थ पृथ्वी से खोदी गई वस्तुएं। और इसमें यहाँ पर बीरबल साहनी का भी नाम आता है, यहाँ अपने इंडिया से हैं।
और यहाँ पे इंडिया में इनको इसका पिता में भी कहा जाता है। और प्रोफेसर बीरबल साहनी थे और इनका जन्म पंजाब के छोटे से शहर मेरा में हुआ था, ठीक है। और इनके पिता श्री रुचिराम साहनी राजकीय महाविद्यालय लाहौर में थे। तो इन्होंने इस पर बहुत महत्वपूर्ण अध्ययन किए थे और इन्होंने बहुत अपने अच्छे इम्पोर्टेंट विचार ऐसे दिए थे कि इनको फिर डीएससी की उपाधि प्राप्त हुई थी। और लखनऊ विश्वविद्यालय से संबंधित थे ये। और अपने इन्होंने पैलियो बॉटनी संस्थान को स्थापित किया था लखनऊ में। तो पूछा जा सकता है कि पैलियो बॉटनी संस्थान कहाँ स्थापित हुआ था, किसके द्वारा हुआ था, तो आप कहोगे प्रोफेसर बीरबल साहनी के द्वारा हुआ था। और इन्होंने करीब 9500 रिप्रिंट्स, 590 बुक पुस्तकें और 500 शोध पुस्तकें आज इस संस्थान में इनके संस्थान में रखी गई हैं। और विकास के प्रक्रम में इन्होंने बहुत सारा अध्ययन बताया था, जीवाश्मों के संबंध में बहुत। और पुष्पक्रम के बारे में आप समझ लीजिए कि एंजियोस्पर्म की मार्फोलॉजी जो है आकार की है। पुष्पक्रम को इन्फ्लोरेंस भी कहते हैं। अधिकांश पौधों में सूट पर आप देखें प्रोरो पर कुछ पुष्प उत्पन्न होते हैं, तो जो पुष्प कलिकाओं में विकसित होते हैं। और जब पौधों में पुष्प तने पर किसी भी निश्चित क्रम में लग जाएं, तो इसी को हम पुष्पक्रम कहते हैं। तो जब पुष्प सीधे किसी अनब्रांच्ड फ्लोरल एक्सिस पर लग जाएं, तो इस प्रकार के पुष्पक्रम को हम सरल पुष्पक्रम कहते हैं। और जब पुष्प शाखा में लग जाते हैं, ब्रांच्ड में लग जाते हैं, तो इनको हम संयुक्त पुष्पक्रम कहते हैं। पुष्पक्रम के प्रकार हो गए। तो और पुष्पक्रम के टाइप्स जो होते हैं वो असीमाक्षी पुष्पक्रम। तो असीमाक्षी का मतलब होता है रेसीमोस टाइप का। तो इस प्रकार के पुष्पक्रम में बहुत से पुष्प अग्राभिसारी क्रम में लगे रहते हैं, जिसमें पूर्ण विकसित पुष्प नीचे की ओर जाते हैं तथा नए से और छोटे से जो पुष्प अल्प विकसित होते हैं वो शिखर चोटी की तरफ हो जाते हैं। और इसको बांट दिया है टिपिकल रेसिम में। तो इस प्रकार पहला पार्ट जो है रेसिमोज का, तो टिपिकल रेसिमोज में आप देखेंगे फर्स्ट में कि एक इस पुष्पक्रम में एक लंबे पुष्पाक्ष पर बहुत अनेक सबरंत लग जाते हैं, पेडिसिलेट लगे होते हैं। और जो अग्राभिसारी रूप में लगे होते हैं, नीचे लगे पुष्प पुराने और बड़े होते हैं और ऊपर छोटे होते हैं और नए होते हैं। तो जैसे सरसों का आपने देखा हो, अमलतास देखा हो। और दूसरा इसमें है समशिख, यह पुष्पक्रम। इसमें क्या होता है कि छोटा होता है उससे थोड़ा सा, और नीचे स्थित फूलों में पुष्पवृंत ऊपरी फूलों के वृंतों की अपेक्षा काफ़ी बड़े होते हैं। और इसका उदाहरण है कैप्सेला। और सूकी तीसरा है इसमें सूकी एसिमोस। क्या है कि ये बहुत छोटा होता है और लेकिन इसमें लंबे पुष्पक्रम सहपत्रों के साथ में लगे होते हैं, सेसर फ्लावर। तो इसमें एग्जाम्पल है कंपाउंड स्पाइक, इसमें पाया जाता है। और चौथा है अनसूकी स्पाइकलेट्स। स्पाइकलेट्स में क्या होता है, कंपाउंड स्पाइक के भाग हैं ये, और ये अधिकतर 1 से लेकर 3 पुष्प इसमें होते हैं, ठीक है। और एक और है कैटकिन। कैटकिन में इसमें भी इन्फ्लोरेंस जो होता है वो सूकी की तरह होता है, नीचे की ओर लटका होता है। तो जैसे सहतूत का पौधा फल देखा होगा आपने। और स्पैडिक्स, यह पुष्पक्रम सूकी का रूपांतरित है। यह पुष्पावली वृंत मोटा मांसल होता है। और एक और पुष्पक्रम है पुष्प छत्र, अम्ब्रेला की तरह, अम्बेल। इसमें मात्र अक्ष तो बहुत छोटा होता है, इसके फलस्वरूप सभी पुष्प एक अक्ष से निकलते हुए से प्रतीत होते हैं। धनिया, सौंफ, गाजर इस टाइप से छाता से बना लें। एक होता है मुंडक। तो यह मुंडक पुष्पक्रम एक पुष्प जैसा प्रतीत होता है। और इस तरीके से ससीमाक्षी साइमोस टाइप के, इसमें मेन अक्ष के शिखर पर स्थित कलिका पुष्प को जन्म देकर समाप्त हो जाती है, जिसके कारण अक्ष की वृद्धि रुक जाती है। कुछ समय बाद आप देखते हैं पुष्प के नीचे शाखा से निकलती दिखाई देती है। तो इसका एग्जाम्पल्स हैं आपका गूलर है, बरगद इत्यादि है। इसका एग्जाम्पल है, इसको पहले हम डिवाइड कर देते हैं पहले, सॉरी गूलर वगैरह नहीं,
इसमें हम डिवाइड करते हैं एक शाखी में और द्विशाखी में, बहुशाखी में। तो इसमें इसका उदाहरण है, तो ये